सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी मिनरल्स। मिनरल्स पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन एग्रीकल्चर की तरह काफ़ी इग्नोर्ड चैप्टर भी है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बड़ा इसलिए नहीं है, बड़ा बनाने को तो काफ़ी बड़ा ही चैप्टर है ये, लेकिन जो चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जी हाँ, जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं दोज वर एग्जाम रिलेवेंट। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी वॉइस आ रही होगी? क्लियर है, ओके। कोहिनूर है क्या ये? हाँ, ये कोहिनूर है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मिनरल्स करने वाले हैं। सबसे पहले मिनरल होता क्या है, व्हाट इज़ मिनरल। सो डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए डेफिनेशन? सर क्या हम लिखने जाएंगे वहाँ पे डेफिनेशन को? नहीं, लिखने तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इस तरह से पूछ लेगा, अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन होगा रॉक, मिनरल, इस तरह से ऑप्शन होंगे, एंड देन वहाँ पर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो वो दिक्कत ना हो इसलिए ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या कि होमोजेनस है। अभी होमोजेनस का जो क्लियर मतलब है वो तुम केमिस्ट्री में समझोगे। होमोजेनस का मतलब है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एकदम फिक्स्ड, या फिर हम बोल सकते हैं एकदम जो उनका प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में मिले हुए हैं, बहुत ही यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। बहुत ही यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्टील है, आपके घर में सबने स्टील देखी है, स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं। अब स्टील में आयरन भी होता है, मैंगनीज भी होता है, क्रोमियम भी होता है, ठीक है, निकल भी होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन क्या आप देख के बता पाते हैं कि ये देखो कार्बन है, ये निकल है? नहीं, यूनिफॉर्मली एकदम मिले हुए हैं कायदे के साथ। नेचुरली अकरिंग है सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अगर ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो ये वाली पूछ लेगा, मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस, या फिर डैश लिख देगा इस तरह से, अ डैश इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों डेफिनेशन को ध्यान रखना। यहाँ पर या तो शुरू में डैश लगाएगा, डैश इज अ होमोजेनस, या और पूछेगा क्या है यहाँ पे, आ डैश इज अ नेचुरल, वही सिंपल पूछेगा। तो ध्यान रखना, दोनों डेफिनेशन रटनी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेनी है, सो दैट अगर पूछ ले तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये मिनरल की डेफिनेशन है। लिखनी नहीं है, इसलिए वर्ड बाई वर्ड जैसे हाथ रख रख के छुपा छुपा के जो याद करते थे स्कूल डेज में, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बुक अनअवेलेबल, ओके। चलिए, तो आगे बढ़े हम भी। नाउ जो मिनरल्स होते हैं उनको हम मेनली दो पार्ट में हम या फिर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल वो मिनरल हैं जो धातु हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो इतना तो आई होप सभी को डिफरेंस पता होगा। मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सुचालक, और नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मेटालिक मिनरल होते हैं इनको भी फर्दर हम दो पार्ट में, मेनली तो वैसे तो यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बट मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कोई बात नहीं। मेन ये फेरस और नॉन फेरस। किस बेसिस पे डिवीजन है ये इस बेसिस पे है कि उसमें आयरन का कंटेंट कुछ है या नहीं है। अगर है तो फेरस, नहीं है तो नॉन फेरस। एग्जाम्पल, आयरन खुद तो भाई फेरस होगा ही। मैंगनीज, इसमें भी आयरन कंटेंट होता है। निकल, कोबाल्ट, ये सब आपके फेरस होते हैं। नॉन फेरस की अगर बात करें तो कॉपर नॉन फेरस, इसमें आपको आयरन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेड हो गया, टिन हो गया, एंड बॉक्साइट हो गया। सर बॉक्साइट क्या होता है? अभी आप जानेंगे बॉक्साइट क्या होता है। तो ये नॉन फेरस। क्या सारी याद करने? जी हाँ, याद करने आपको। प्रेशियस में तो ये तो आपको पहले से याद है, प्रेशियस, ठीक है। इस समय माहौल भी चल रहा है किसका? गोल्ड का, सोने का, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स। हैं ये भी मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, लेकिन कैसे हैं ये बहुत ही प्रेशियस हैं। बात अगर हम करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की, यानी कि जो मेटालिक नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे आपके? जो आपके बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मिक्का आएगा। मिक्का क्या होता है? ये माइका देखेंगे। सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा, ये सब होते हैं नॉन मेटालिक। हमें जो पढ़ना है मेनली वो मेटालिक के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं नॉन मेटालिक को एकदम इग्नोर मारेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे उसके बारे में, इक्का दुक्का के बारे में, बट मेनली हमें मेटालिक के बारे में पढ़ना है। ठीक, वहीं अगर बात करें एनर्जी मिनरल्स की,
ठीक है। तो एनर्जी मिनरल्स में आएंगे आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये एनर्जी मिनरल्स होते हैं जिससे कि हम एनर्जी डिराइव करते हैं। एनर्जी का क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं इससे, ठीक है। नेचुरल गैस के भी बहुत यूजेस होते हैं। नेचुरल गैस को एम्पल अमाउंट ऑफ यूजेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट में हम यूज़ करते हैं, आपको पता है सीएनजी होती है, पीएनजी घरों में यूज़ होती है। ये सारे हमारे एनर्जी मिनरल्स होते हैं। स्टार्ट करें फिर एक एक करके पढ़ना, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया आकर इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ज़्यादातर भारत में जो धातुई आपके मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के भी किस पर्टिकुलर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर? अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, पहले तो ये बोल रहा है कि ज़्यादातर आपको जो आपके जो मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे, यानी प्रायद्वीपीय पठार में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें भी सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम रूर स्टेट के नाम से जानते हैं या फिर रूर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। क्या है ये? तो ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि मिनरल्स की एकदम खदान है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? एकदम मिनरल्स की खदान है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? रूर, सिटी ऑफ रूर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में, उसके नाम से, क्योंकि वहाँ वो भी मिनरल रिच रीजन है। वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आपका बहुत ही मिनरल रिच रीजन है। ओवर 97% ऑफ कोल के जो रिजर्व्स हैं वो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। चलो जब कोल पढ़ेंगे तो ये पॉइंट वहाँ पर देखेंगे, अब इसको छोड़ दो। पेट्रोलियम का पेट्रोलियम में देख लेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मंगलुरु टू कानपुर। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो मंगलुरु से लेकर कानपुर जो लाइन लिंक कर रही है उसके भी। मंगलुरु आपका कर्नाटका में और कानपुर तो आपको पता ही है ना, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यूपी में है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ये दोनों पॉइंट्स अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर इन दी वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। सीधा स्टेटमेंट टूट सकता है यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना उसको हल्के में मत लेना। अभी आते हैं मिनरल्स कहाँ कहाँ पे। मिनरल जो हमारे आर जनरली कंसनट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। वो कौन कौन सी ब्रॉड बेल्ट हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेन हमारी 3 आप बेल्ट मान लो या फिर जो भी है। सबसे पहला तो एक ये विंध्यन रेंज वाला एरिया है, ठीक है। जो आपको ये विंध्यन रेंज वाला एरिया देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर आपको मोस्टली नॉन मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं। कैसे मिनरल्स? नॉन मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो मेटालिक नेचर के नहीं होते हैं। देन आता है आपका ये गोंडवाना, जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है ये, ठीक है। ठीक है, इनको हम गोंडवाना रिजर्व्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे गोल्ड, कोल, ये सारी चीज़ें। ये है आपका धारवाड़ और कुडप्पा, ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपका धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स और ये है आपका कुडप्पा, ठीक है। कडप्पा, कुडप्पा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको धारवाड़, कुडप्पा को एक में रखते हैं, गोंडवाना को अलग और विंध्यन रेंज वाले पार्ट को अलग। तो ये हमारे मिनरल्स जो हैं ज़्यादातर 3 ब्रॉड बेल्ट्स में कंसनट्रेटेड हैं। सबसे पहले आते हैं आयरन ओर पे। आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक मेटालिक मिनरल है। इसकी 2 ओर होती हैं प्राइमरी, मतलब वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन 2 प्राइमरी ओर्स होती हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये ओर क्या होता है? ओर होता है, देखो जो मेटल है, कोई भी मेटल मान लो, आयरन है, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। अब ऐसा तो है नहीं फॉर एग्जांपल कि आयरन हमें चाहिए तो आयरन बस नीचे खुदाई करी, आयरन रॉड मिल गई है, लोहे का जो जो चाहिए वो मिल गया। गोल्ड खुदाई करी, लो नेकलेस मिल गया, रिंग मिल गई गोल्ड की। ऐसा तो होता नहीं है। जो मेटल्स होते हैं वो चट्टान यानी रॉक में, रॉक के अंदर पाए जाते हैं। फिर उस रॉक, मतलब कि रॉक है यानी कि उसमें आपका मेटल भी है प्लस इम्प्योरिटी भी है, यानी इम्प्योरिटी बहुत सारी रहती है। मेटल से ज़्यादातर तो कई बार इम्प्योरिटी ही रहती है और इसी को हम गैंग के नाम से जानते हैं। फिर हम रिफाइनिंग का प्रोसेस एक चलाते हैं, जिसको कि केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रिफाइनिंग करी जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमारी रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होती है, वहाँ पर देखेंगे। तो रिफाइनिंग करी जाती है, इम्प्योरिटी यानी गैंग को हटाया जाता है और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझिए और क्या होता है?
तो इसी तरह आयरन की हमारी दो प्रमुख ओर होती है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये ध्यान रखना। अब जो मैग्नेटाइट होती है ये हाई ग्रेड, ठीक है, रॉक तो तोड़ना पड़ता होगा बिल्कुल। तो जो मैग्नेटाइट होती है ये फाइनेस्ट आयरन ओर है विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। 70% तक आयरन कंटेंट होता है मैग्नेटाइट पे। वहीं पे अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो 50 से 60% होता है। लेकिन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। ये ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है क्योंकि ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आयरन का कंटेंट कम होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो कम पाया जाता है, सिंपल सी बात है। 2018-19 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97% एक्रूड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। यानी इन 4 राज्यों से मोस्टली जो 97% आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो हो रहा था। आयरन ओर इंडिया के इन 4 मेन बेल्ट में है पाया जाता है। हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना और अच्छे से यहाँ पर समझने वाली चीज़ें तो मैं समझा रहा हूँ जितनी हैं, लेकिन याद करने वाली भी चीज़ें यहाँ पर हैं काफ़ी। तो जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एक एक करके एकदम रिफाइंड हैं चीज़ें ये आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपका मेटल रिफाइन किया जाता है ना, वैसे आपको एक कॉन्टेंट रिफाइंड है एकदम। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। अब ये जो आप बेल्ट देख पा रहे हैं, दिस इज़ ओडिशा झारखंड का बेल्ट। ये है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अब बस्तर, ये दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये वाला बेल्ट है दुर्ग बस्तर वाला। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको देखने को मिलेंगे, अगर मैं माइंस की बात करूँ तो माइन आपको देखने को मिलेंगे जैसे बैलाडीला माइन। माइंस भी लिखते चलो, वैसे तो नोट्स में आपको मिलेगा। और हाँ, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं हार्ड कॉपी और उनको अगर रिसीव हो गए हैं, तो अगर कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ करेक्शन, कुछ एड ऑन होते हैं तो उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे। नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इम्प्रूव्ड नोट्स ही, सॉफ्ट कॉपी जो मिलती है एप्लीकेशन के अंदर वो इम्प्रूव्ड और सब कुछ उसी तरह से होता है। सब कुछ मतलब इसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पिछले बैच तक के नोट्स हैं, ठीक है। तो बैलाडीला ये माइन हो गई आपकी। और बैलाडीला, ये बैल नाम सुना होगा आपने। बैल किसको बोलते हैं? ऑक्स को बोलते हैं। तो क्योंकि ये जो माइन है ये हम्प ऑफ ऑक्स की तरह लगती है, उसका जो कुबड़ होता है उसकी तरह, इसलिए इसका बैलाडीला नाम पड़ा। इसी तरह यहाँ पे दल्ली राजहारा भी है, दल्ली राजहारा, ठीक है, ये माइंस हैं। वैसे तो एक और है दंतेवाड़ा माइन, लेकिन दंतेवाड़ा तो आई थिंक पता भी होगा, आ भी जाएगा। दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित काफ़ी क्षेत्र है वो। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उड़ीसा में अगर बात कर लें, ठीक है, अगर मैं उड़ीसा में बात कर लूँ तो उड़ीसा में आपको कौन कौन सी माइंस देखने को मिलेंगी और कौन कौन सा रीजन है। तो ध्यान रखना, उड़ीसा में सुंदरगढ़ रीजन है, ये रीजन पता होना चाहिए। मयूरभंज है और झार है, ये रीजन है। माइन अगर बात करूँ, माइन कौन सी है, तो माइन है आपकी बादाम पहाड़, ठीक है। इससे लिख देता हूँ मैं, बादाम पहाड़, ये माइन का भी नाम ध्यान रखिएगा। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर झारखंड की, ठीक है, तो झारखंड का भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। झारखंड में रीजन ध्यान रखना सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। और माइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नोआमुंडी हो जाएगा, गुआ हो जाएगा, ठीक है। सिंहभूम में नोआमुंडी ध्यान रखना, नोआमुंडी और गुआ, ठीक है। ये जो चैप्टर है कहीं से भी आप पढ़ने जाओगे दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको याद कर लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। भी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इक्का दुक्का की बात अलग है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी आते हैं, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र चंद्रपुर गोवा बेल्ट बोलते हैं, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट बोलते हैं इसको। अब ये जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, इसमें ऐसा आपको कुछ माइन ध्यान याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें माइन देखने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, बस इसमें यह ध्यान रखना कि इससे जो भी आयरन प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर आपका एक पोर्ट है। गोवा में कौन सा पोर्ट है जल्दी से बताएंगे, उसका यूज़ करके इसको मतलब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने बेल्लारी चित्रदुर्ग और क्या बोलते हैं इसको, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, ये जो बेल्ट मैंने आपको बताई ये छत्तीसगढ़ के पास है। ये जो अपना आयरन का कंटेंट है, ये यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा पोर्ट है यहाँ पर? डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इस विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की तो कोई क्या ही ज़रूरत है, उसको तो बस एटम बॉम्ब की ज़रूरत है कि नहीं।
फिर अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको पता है मोरमुगाओ पोर्ट है किसका, गोवा का। और ये लास्ट वाला जो आप देख पा रहे हैं बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकूर बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकूर बेल्ट ये कर्नाटक वाले रीजन में है। बेल्लारी हो गया आपका, चित्रदुर्ग हो गया, ये कर्नाटक में पड़ते हैं। और ये जो अपना एक्सपोर्ट करता है ये यहाँ पे कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है, मैंगलोर पोर्ट है। तो इसके थ्रू अपना ये एक्सपोर्ट करता है, अगर पूछ ले तो पूछ सकता है ये। अब यहाँ पर आपकी अगर मैं माइंस की बात करूँ, हिल्स कौन कौन सी हैं, तो एक बाबा बूदन हिल्स पढ़ाई थी, जहाँ पर ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, आपको पता है ना। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिल है, सबसे हाईएस्ट हिल है कर्नाटक में अगर बात करें। वैसे तो अनामलाई हिल्स हैं जिस पे अनाईमुडी स्थित है, लेकिन कर्नाटक में बात कर रहा हूँ मैं। तो बाबा बूदनगिरी हिल्स हैं जहाँ पर कॉफ़ी कल्टीवेशन भी बहुत होता है। और कुद्रेमुख, इसका नाम कुद्रेमुख क्यों पड़ा, मुख का मतलब मुंह होता है और कुद्रे का मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में हॉर्स होता है। तो हॉर्स जो घोड़े का जिस तरह मुंह होता है उसकी तरह ये उसका शेप है, इसलिए इसको कुद्रेमुख माइन बोलते हैं। तो बाबा बूदन हिल्स ध्यान रखना, और कुद्रेमुख ये कहाँ हैं, ये माइंस आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। मेनली जो चिकमंगलूर वाला जो रीजन है वहाँ पर, चिकमंगलूर में। क्या इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हुई या फिर किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सर आप आज रात मेरे सपने में आए थे आदर्श कुमार। अच्छा ऐसा है सर, प्लीज़ ये प्लेलिस्ट का सभी वीडियो पब्लिक कर दीजिए। कॉफ़ी 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 कुद्रेमुख, यस हॉर्स माउथ शेप, यस। क्लियर हो गया? बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी। मुझे पता है कुछ लोग बोलोगे बस इतनी, ये तो सर काफ़ी है, लेकिन अब इतनी याद करनी है। अगर आप बुक से जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उड़ीसा और टॉप मोस्ट अगर आपसे पूछ ले कि प्रोडक्शन के मामले में, तो रिजर्व्स के मामले में ध्यान रखना। पहले तो प्रोडक्शन के मामले में बताता हूँ मैं। प्रोडक्शन के मामले में आपका आता है उड़ीसा, देन आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, देन आता है आपका कर्नाटक, ये वाले रीजन आते हैं। रिजर्व्स के अगर मैं मामले में बात करूँगा तो भी फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा ही आता है। वैसे दो अलग अलग और होती हैं, लेकिन हमें अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि उड़ीसा टॉप पे आता है, देन छत्तीसगढ़ आता है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज पे आते हैं। ये कैसी थी, फेरस ही था, आयरन कॉन्टेंट था थोड़ा सा। मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब दो मेटल को मिक्स कर देते, तो फेरो का मतलब आयरन, मैंगनीज का मतलब है मैंगनीज, तो मिक्स कर देते तो फेरो मैंगनीज एलॉय बन जाता है और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। यहाँ पे यूज़ किया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, अगर पूछ लेगा, पूछ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर मैंगनीज का, जिसका सिंबल Mn होता है, ना कि Mg होता है, Mg मैग्नीशियम होता है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ध्यान रखना MP है, M से मैंगनीज और M से MP, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ज़्यादातर इसका पूरा जो अगर हम बात करें प्रोडक्शन करता है मैंगनीज का। देन आते हैं किस पे, नॉन फेरस मिनरल्स पे। तो हमें यहाँ पे आयरन और मैंगनीज के बारे में पढ़ना था। अब नॉन फेरस पे आते हैं, जो मेटेलिक तो हैं लेकिन उनमें आयरन का कंटेंट नहीं है। सबसे पहला है हमारा कॉपर। कॉपर हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इट वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। ये चीज़ हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, चैल्कोलिथिक एज करके हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कौन कौन से रीजन है जो कॉपर के लिए फेमस है? बालाघाट माइन है मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइन है राजस्थान में, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड का लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें तो, ये आपका खेतड़ी जो कि कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में, बालाघाट ये आपका MP में है, दहेज आपका गुजरात में, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में, टूटीकॉन कहाँ पर आपका तमिलनाडु में है। क्लियर? वॉइस आई थिंक अभी आ रहा होगा, ठीक है, बीच में चला गया होगा, नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बालाघाट माइंस आपके मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइंस राजस्थान में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। अगर रीजन पूछ ले, वैसे तो मैंने आपको माइन तो बता दिया है खेतड़ी है झारखंड राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में अगर रीजन पूछ ले तो ध्यान रखना झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू और अलवर रीजन पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। झुंझुनू और अलवर रीजन फेमस है राजस्थान का इसके लिए। इसके अलावा और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एल्यूमिनियम पे आते हैं।
एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसकी जो सबसे प्राइमरी ओर है जिसके थ्रू इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट इज़ द प्राइमरी ओर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इंडिया के जो बॉक्साइट डिपॉजिट है आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू याद आया? कुछ याद आया आपको? अमरकंटक प्लेट्यू से क्या याद आया? जल्दी से बताइए। हिंट मैं आपको देता हूँ, रिवर्स वाले चैप्टर से आपको कुछ याद आना चाहिए। तो कुछ बताया था मैंने, अमरकंटक प्लेट्यू ये किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है? ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, जिससे कि हमारी दो प्राइमरी रिवर्स निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक, तो मैकाल हिल्स हैं एंड दी प्लेट्यू ऑफ बिलासपुर कटनी। बिलासपुर कटनी ये आपका पड़ता है कटनी मध्य प्रदेश में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो ये वही वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ एमपी वाला रीजन। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। उड़ीसा सबसे टॉप पे है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, क्योंकि बॉक्साइट के रिजर्व्स सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही देखने को मिलते हैं। पंचपट माली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। विच स्टेट? उड़ीसा। ठीक, तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, पंचपटमाली डिपॉजिट है। बस वो जो कीवर्ड हैं वो दिमाग में याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रखा है, लेकिन जितना लिख रखा है वो एकदम रट्टा मार लेना उसका। पंचपटमाली डिपॉजिट कोरापुट कहाँ पर? उड़ीसा में। ख़त्म बात। उड़ीसा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वैसे पूछता तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले ओवरऑल वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और ये बेल्ट ध्यान रखना, अमरकंटक प्लेट्यू वाला रीजन और बिलासपुर कटनी वाला जो रीजन है। मैकाल हिल्स याद आया? कुछ बताए थे, महादेव, मैकाल, कैमूर, ऐसा कुछ बताया था, तो ये मैकाल वाला हिल्स वाला रीजन है ये। और बॉक्साइट, वैसे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन अभी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये Al2O3.2H2 इसका फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है, ख़त्म बात। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, हिंडल्को, नाल्को, बाल्को, ये सब कुछ, तो ये क्या है? तो ये जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करती हैं जो कंपनी, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि वेदांता की ही है, वेदांता वर्ल्ड ये सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये काफ़ी लाइट मेटल होता है। लाइट मेटल होने की वजह से इसको हम एयरक्राफ्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इनके कभी अगर हेडक्वार्टर्स पूछ लें कि भाई नाल्को, बाल्को, ये सब कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स है, तो नाल्को का ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर आपका है उड़ीसा में ही। ठीक है, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहीं पे इसका है। ठीक है, बाल्को की अगर बात करेंगे तो ये मुंबई में है, सॉरी न्यू दिल्ली में है। और हिंडल्को की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, ये हीराकुड में एक इनकी ब्रांच है, कोरबा में, रेणुकूट आपका उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है रेणुकूट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के कुछ थोड़े बहुत वही ना रिजर्व्स हैं, मैकाल हिल्स वाले यहाँ पर, क्योंकि मैकाल हिल्स है ना तो उसी के रिजर्व्स हैं यहाँ पर। बिलासपुर कटनी मैंने आपको बता दिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़, कटनी मध्य प्रदेश वाला रीजन है। आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स पर। नॉन, और यहाँ पर मैं पूछ नहीं रहा हूँ समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, वेदांता मुंबई, वॉल्यूम हाई करो सब, क्या हो गया भाई? वॉल्यूम का कमी है क्या? आई थिंक सही तो है यार सब कुछ। ठीक है, अभी आते हैं माइका पे। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। क्या सब कुछ याद करना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतनी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि इसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है कि क्यों यूज़ किया जाता है, कि ये पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा, बस इतना थोड़ा सा देख लो कि हाँ हाई वोल्टेज होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा। तो वो यूज़ कहाँ पर करते हैं? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये है आपका, तो इसका जो नदर्न पार्ट है यहाँ पर पाया जाता है। कोडरमा गया बिहार वाला रीजन है, कोडरमा झारखंड, हजारीबाग झारखंड, बेल्ट ऑफ झारखंड इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। तो ध्यान रखना, अजमेर माइका है, और यहाँ पर जो बताए थे अलवर वो कॉपर है, तो अजमेर ये ध्यान रखिएगा। और इसी के पास से कौन सी रिवर निकलती है अगर आपको याद आ रहा हो, जिसको कि हम एक सलाइन सॉल्ट रिवर बोलते हैं, वो है हमारी लूनी या फिर लवनवारी जो रिवर है ना, पुष्कर के पास से। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री।
और आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा माइका कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है तो आंध्रा करता है। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इज़ दैट क्लियर? तो आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जो नेल्लोर है, ये ध्यान रखना, नेल्लोर ये जो कीवर्ड है ना, नेल्लोर हो गया, कोडरमा गया, हजारीबाग, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें। अगला है हमारा लाइमस्टोन। ये भी आपका एक नॉन फेरस में ही आएगा, मेटालिक तो छोड़ ही दो, नॉन फेरस है। ये सब हम नॉन मेटालिक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे लाइमस्टोन की, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक तरह की रॉक होती है। किस तरह की रॉक होती है ज़रा बताना। तो इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग, जब हम आयरन ओर का क्या, जब कोई भी ओर होती है उससे जब मेटल निकालते हैं, खासकर आयरन ओर से, तो इसमें एक स्मेल्टिंग करके प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। मेटलर्जी में ये चीज़ हम पढ़ते हैं, लेकिन मेटलर्जी हमें इन डेप्थ पढ़नी नहीं होती अपने एसएससी एग्जाम के लिए, बस थोड़ी बहुत रिफाइनिंग प्रोसेसेस देखना होता है, वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। यहाँ पर ये है कि नॉन आपका मेटालिक मिनरल है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है और स्मेल्टिंग आयरन और इन दी ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पर यूज़ होता है। बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और लाइमस्टोन हमने पढ़ा था ये किस तरह की सेडिमेंट्री टाइप की रॉक होती है। और जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जब हम स्लेग्ड लाइम होता है ना, चूना होता है, ठीक है, इसकी जब हम वाइट वॉशिंग कर देते हैं वॉल्स में, इस समय काफ़ी दीवालों में जो दिवाली के टाइम पे दीवालों में जब पुताई हो रही है तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी को मार्बल बोलते हैं, चौक बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग जो रॉक्स होती हैं उसमें हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन, जिसको हम सीमेंट इंडस्ट्री और स्मेल्टिंग आयरन ओर इन दी ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज़ करते हैं। अगला है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात ही है मेटालिक मिनरल में ही आएगा, तो ये हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। गोल्ड में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ इसकी कौन कौन सी, मतलब कौन से रीजन है। तो ध्यान रखना गोल्ड में कर्नाटक इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। कर्नाटक जो है इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक में दो इम्पॉर्टेंट हमारी, एक तो केजीएफ है, कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि अब इनएक्टिव है, बंद है। अब क्या मतलब काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2001 में ही बंद हो गई थी कोलार गोल्ड फील्ड जो केजीएफ है। क्यों बंद हो गई थी वैसे तो यार, मतलब इस पर काफ़ी सारी आप देखोगे मतलब वीडियोज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्रीज टाइप भी बनी है केजीएफ पे, तो बहुत पुरानी और मतलब इतनी मतलब पुरानी के अलावा आप ऐसे समझ लो इसके बहुत बड़े बड़े शाफ्ट हुआ करते थे इसमें, अभी भी वो हैं वहाँ पर, मतलब कि बहुत डीप, लेकिन अभी इकोनॉमिकल नहीं रहा बिल्कुल उससे गोल्ड निकालना, और साथ ही साथ एनवायरमेंटली भी बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो अभी एकदम नहीं, खंडहर की तरह पड़े हुआ है पूरा ये कोलार गोल्ड फील्ड। और ऐसे ही आपका हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, ठीक है, हुट्टी गोल्ड माइंस, ये आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, कर्नाटक में। लेकिन अगर हम बात करें कहीं और तो आंध्र प्रदेश में भी आपको रामगिरी, ये इम्पॉर्टेंट तो उतना ज़्यादा नहीं है आंध्र प्रदेश वाला, फिर भी ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, रामगिरी, ठीक है। और कोलार और हुट्टी ध्यान रखना ये कर्नाटक में है। देन अगर डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एमपी का जो पन्ना है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी में, इज़ दी ओनली स्टेट that produces diamond। तो पन्ना में ही सिर्फ डायमंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो रशिया में होता है। अब इससे पहले कि हम एनर्जी रिसोर्सेज में आकर बढ़ें, ठीक है, अपना जो हमारा फाइनल टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज में कौन कौन से एनर्जी कैसे हम जनरेट करते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले आप बताइए कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। हाँ जी, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, आपने गाना भी सुना होगा, है ना, पन्ना की तमन्ना। तो पन्ना है तो एमपी में डायमंड का प्रोडक्शन में टॉप पे है। लेकिन डायमंड का अगर हम बात करें, जो कटाई छटाई होती है वो ज़्यादातर गुजरात में होती है, गुजरात के सूरत में। और सूरत में ही सूरत डायमंड बॉस, ठीक है, खजौड़ करके एक गांव है, खजौड़ गांव है, खजौड़ विलेज है सूरत में ही, वहाँ पर सूरत डायमंड ब्रॉस, ठीक है,
ये बनाया गया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस है। इससे पहले यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, पेंटागन, ठीक है, तो वो था, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका ये सूरज डायमंड बोर्ड्स है। सर टॉप में किस चीज़ में? चाइना है वैसे तो टॉप में, चाइना आता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है, गोल्ड की अगर बात करेंगे तो, ठीक है, चाइना आता है एंड देन ऑस्ट्रेलिया आता है, कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएगा। चलिए क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे, ठीक है। अब जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, क्या सर पनकी का क्या सीन है? पनकी का क्या सीन है? पनकी में भी देखेंगे थर्मल वाला। सूरज डायमंड बोर्ड्स, ठीक है। सर आपका कमर दर्द कैसा है? सर आपको कमर दर्द कैसा है? कमर दर्द तो यार कमर दर्द अभी तो देखो है क्या ना, एक कौन सी चेयर आती है उसको क्या बोलते हैं, अरे क्या कौन सी चेयर बोलते हैं जो एकदम शेप में होती हैं, वो आपके स्पाइन के शेप में होती है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो जब से मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया तो कमर में तो दर्द नहीं होता। पहले क्या था, मेरे स्पाइन जो था, स्पाइन का जो एंड होता है मोस्टली, जो कॉकिक्स बोन होती है और उसको थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन में, वहाँ बहुत पेन होता था, वो तो बंद हो गया है। लेकिन मेरा जो अपर बैक है और जो नेक वाला रीजन है, इसमें बहुत पेन होता है। बाकी ये वाला पेन तो मेरा एकदम रुक गया है, मतलब जब से मैंने यूज़ करना वो स्टार्ट किया है। ये अपर बैक और सबसे ज़्यादा नेक ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है, मतलब, ठीक है। तो इसी बात पे ज़रा नेक घुमा लेते हैं, सभी लोग घुमा लेंगे। अभी ये मत सोचना कि सर आपकी दर्द कर रही तो आप ही घुमाओ, हम क्या घुमाएं। बेटा तुम्हारी दर्द ना करे इसलिए तुम घुमा लो, ठीक है। अगर हम भी पहले घुमाए होते तो इतनी दर्द ना करती। चलो एनर्जी रिसोर्सेज पे आते हैं। एक डीप ब्रीथ लेने के बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। किस बेसिस पे? कन्वेंशनल जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत ही पुराने टाइम से जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल बोलते हैं ना, कि कन्वेंशनल मतलब रूढ़िवादी ऐसा टाइप, कि बहुत पहले से उसको हम यूज़ करते आ रहे हैं, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। और जो भी हाल ही में जो प्रचलन में आया है उसको नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। कन्वेंशनल में भी दो टाइप होते हैं आपके, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि जिसको बड़े लार्ज स्केल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल में फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राइड डंग आ जाता है। नॉन कमर्शियल में बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कोल, कितना भयंकर जल रहा है। तो कोल की यही खासियत है कि उसको जलाओ तो उसमें बहुत हीट जो है वो कैप्चर करने की, हीट जनरेट करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही लाल लाल आपको देखने को मिलता है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो खासकर झारखंड वाले रीजन से हैं। अभी देखेंगे हम लोग झारखंड में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी मतलब अंदर आग लगी हुई है, लोगों के घर जल रहे हैं नीचे ही नीचे, और वो कोलैप्स हो जाते हैं, खंडहर में चले जाते हैं। वो काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो आग आज तक नहीं बुझी है। ब्रिटिशर्स के ज़माने से वो आग लगी है कोल में, कोयले में, और वो आज तक नहीं बुझी है, वो जल रही है और बुझा पा भी नहीं रही है हमारी कोई भी सरकार, क्योंकि इतना आसान नहीं है उसको, मतलब कहीं से आप बुझाओगे, मतलब इतना आप समझ सकते हो ना, कोल का पूरा अंदर कोल ही कोल है, कहाँ बुझाओगे, कब तक बुझाओगे। तो वो ऐसी आग है, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो कोल को जो है हम प्यार से बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। बरीड सनशाइन क्यों? कोल होता क्या है? कोल होता है, कोयला होता है जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे खासकर हो गए, ये जब बरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में क्या हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो काफ़ी मतलब हज़ारों लाखों साल बाद, जितने साल ज़्यादा साल तक वो दबा रहेगा उतना ही अच्छा कोल निकल के आता है। तो वहाँ से वो कोल बनता है, कोयला बनता है, ठीक। तो बरीड सनशाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जो पेड़ बना था वो कैसे बना था? सनशाइन को ट्रैप करके बना था ना। फोटोसिंथेसिस इतना तो पता होगा ना, इसके लिए बायो तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इतना समझने के लिए, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनशाइन को लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, तो वही बरी हो गए, दफन हो गए। तो बरीड सनशाइन, या फिर इसको हम ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैक गोल्ड को हम पेट्रोल के साथ रखते हैं। अगर नहीं होगा, ब्लैक गोल्ड पूछेगा, पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं है, तो यू वुड गो विद दी कोल। तो यहाँ पर आप वो भी लिख लो, ब्लैक गोल्ड भी लिख लो, ठीक।
कोल इन इंडिया, कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल क्या होता है? जीवाश्म, वही जो मैं बोल रहा था, पेड़ पौधे, हम इंसान, जानवर, ये सब फॉसिल्स बन जाते हैं हम, ठीक है। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एरियाज। ध्यान से, दो मेन जियोलॉजिकल एरियाज में पाया जाता है, दो मेन रॉक सीरीज में पाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो दो मेन क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना वाला क्षेत्र है और एक है टर्शरी वाला क्षेत्र। गोंडवाना लिटिल जो 200 मिलियन साल पुराना है और टर्शरी जो डिपॉजिट है वो 55 साल पुराना है। तो जरा बताओ गोंडवाना अच्छा होगा या टर्शरी अच्छा होगा? बताओ जल्दी से। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल। मेटलर्जिकल कोल क्या होता है? हाई ग्रेड कोल होता है। अभी हम पढ़ेंगे कोल कितने प्रकार का होता है। तो ये जो हाई ग्रेड कोल होता है वो होता है मेटलर्जिकल, जिसको मेटलर्जी में यूज़ करते हैं। आयरन जो जो ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर। आर लोकेटेड इन दी दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो। ये सब कहाँ पर हैं? कहाँ है? झारखंड में आपके ये, ठीक है। आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली आर ऑल्सो कंटेन दी कोल डिपॉजिट। तो जो महानदी, सोन, ये आपकी वैली, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कोल के डिपॉजिट्स। टर्शरी कोल अकर्स इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल एंड नागालैंड। अरे भैया रुको यार, जा ठीक है। तो टर्शरी ये कौन है? अब हम क्या बताएं तुम्हें कौन है? ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है ये? तो ये मेघा तो ये जो टर्शरी कोल है ये हमें देखने को मिलता है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। एक तो ये जो मेघालय वाला रीजन है, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों उतना अच्छा नहीं होगा? क्योंकि उतना पुराना नहीं है, ठीक है। ये नया ही है, 55 मिलियन ईयर्स पुराना ही है जो मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। एंड अरुणाचल वाला जो रीजन हो गया, नागालैंड हो गया, और थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिलता है JNK वाले रीजन में भी टर्शरी कोल। लेकिन मेनली टर्शरी कोल यहाँ पर देखने को मिलता है मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है, ये रीजन आपको ध्यान रखना है। ये जो गोंडवाना वाला जो रीजन है वो यहाँ पे है। आपका कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली MP में है, ध्यान रखना। सिंगरौली भी ध्यान रखना जो कोल के लिए फेमस है। बोकारो और झरिया आपका झारखंड में है। तालचर आपका उड़ीसा में है। सिंगरेनी आपका ये यहीं पे पड़ेगा, ठीक है, बॉर्डर में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा के, ठीक है। और नेवेली क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। अभी नेवेली बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ कोल समझते हैं। तो 4 टाइप का कोल होता है ऑन दी बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे। एंथ्रेसाइट की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है। हाईएस्ट क्वालिटी क्यों है? हम कोल की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, कार्बन कंटेंट कितना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। तो कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, मॉइस्चर जितना कम होगा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है उसको हीट करने पे, उसको गर्म करने पे, मतलब कितना वो एक तरह से एनर्जी को जनरेट करता है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा, उतनी ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रेसाइट की अगर बात करें। देन अगर हम बात करें बाइटुमिनस, तो कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, जो बहुत डीप बरी किया गया है एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। लिग्नाइट की अगर बात करें, अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, ठीक है, ये एक बहुत ही लो ग्रेड का ब्राउन कोल। तो ध्यान रखना, अगर पूछे ब्राउन कोल किसको बोलते हैं तो लिग्नाइट को, विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट। तो हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट है तो उतना अच्छा ये कोल नहीं होगा, तो इसी से लिखा हुआ लो ग्रेड है ये। पीट की अगर बात करें
तो डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। जो प्लांट डिके कर रहे हैं कहीं स्वैम्प दलदली क्षेत्र में, अगर वो दबे हुए हैं कुछ टाइम तक तो वो कोल बना देते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम तक दबे हैं, ज़्यादा डीप नहीं दबे, जितना डीप दबेगा, जितना लंबे समय तक दबेगा, उतना ही हाई ग्रेड निकल के आएगी एंथ्रेसाइट हाईएस्ट को। अभी अब देखो ये चीज़ जो मैंने लिख रखी फालतू में नहीं लिख रखी है। अब वो तुमसे पूछ लेगा कोल दैट हैज़, अब ये तो ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है याद भी किया हो कि कार्बन कंटेंट इसमें 80 से 90% होता है, ठीक है। बाइटुमिनस की अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग जो कार्बन कंटेंट होता है वो 70 से 80% होता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 50 से 70% होता है कार्बन का कंटेंट, या फिर कम ही होता है, और इसमें लेस देन 50% या फिर लेस देन 40% होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, क्या मार्क करोगे, कैसे पता चलेगा तुम्हें एंथ्रेसाइट के बाइटुमिनस है कि क्या है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है कि पीट तो चलो नहीं होगा, लेकिन एंथ्रेसाइट बाइटुमिनस में फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये लाइन आएगी लिखी हुई तो आंसर वुड बी बाइटुमिनस। क्लियर, ठीक है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। अब अगर इसके हम रिजर्व्स की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व्स कहाँ पर हैं, और एक चीज़ यस, ने वैली जो है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लिग्नाइट के रिजर्व्स। लिग्नाइट जो कोल है उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स तमिलनाडु के नेवेली में। ये जो नेवेली है तमिलनाडु के, बहुत सारे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट चलते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उनको कोल सप्लाई करने का काम नेवेली ही करता है। अगर हम रिजर्व्स और प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहीं पे बात करते हैं। रिजर्व्स के मामले में पहले, रिजर्व्स का मतलब है कहाँ सबसे ज़्यादा स्टोर्ड हैं, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इस तरह से। और अगर हम प्रोडक्शन के मामले में चलेंगे तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ टॉप पे आ जाता है, देन उड़ीसा आता है। प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज़्यादा, अभी हम आएंगे पेट्रोलियम पे। कोल देख लिया एनर्जी रिसोर्सेज में, अब पेट्रोलियम पे आएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन। अब ये एंटीक्लाइंस और फॉल ट्रैप्स क्या होते हैं, ऑफ द टर्शरी एज। टर्शरी एज का मतलब क्या होता है, टर्शरी एज का मतलब होता है रफली आप मान के चलो 55 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है, समझे आप कि टर्शरी एज क्या मतलब, टर्शरी जो डिपॉजिट्स हैं वो कौन से हैं, जो 55 मिलियन साल पुराने हैं, ठीक है, उसको हम टर्शरी एज बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइन एंड फॉल ट्रैप। अब ये होता है क्या है, एंटीक्लाइन और फॉल ट्रैप। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये उठा हुआ जो भाग है इसी को एंटीक्लाइन बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब रॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये फैकोलिथ में बनते हैं। अगर आपको याद, मैंने बताई थी फैकोलिथ में, याद है, बैथोलिथ बड़ा सा डोम बन जाए, ठीक है, फैकोलिथ ऐसे वेवी मास बन जाए, वेवी मास ऑफ रॉक, ये जिसमें एंटीक्लाइन होता है, ये सिनक्लाइन होता है। लोपोलिथ बताया था, सिल बताया था, डाइक बताया था, ऐसे करके। तो वो तो एंटीक्लाइन जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको ऑयल के रिजर्व देखने को मिलते हैं। जहाँ ऑयल होती है वहीं उसी के ऊपर गैस होती है, ठीक है, नेचुरल गैस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। पोरस और नॉन पोरस कैसे, अब पेट्रोलियम वगैरह है ना, ज़्यादातर हमें जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये पोरस नेचर की होती है। पोरस का मतलब ये होता है कि जो ऑयल है, जो तेल पेट्रोल है, वो परकोलेट कर जाएगा, उससे रिस जाएगा, समझते हो ना, रिस जाना, रिस रहा है धीरे धीरे पानी उसके अंदर से। नॉन पोरस का मतलब होता है पानी नहीं रिसेगा उससे, वहीं की वहीं पे वो पेट्रोलियम स्टोर हो जाएगा, उसके नीचे ना उसके ऊपर कहीं नहीं जाएगा। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। मुंबई हाई, गुजरात, असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। अब जो पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, जिनको हम ऑयल फील्ड बोलते हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती हैं ऑफशोर और एक होती हैं ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब ये होता है कि जिसको हम अर्थ के अंदर से, अर्थ के इनसाइड से अगर हम पेट्रोल निकाल रहे हैं तो ऑनशोर, ठीक है, मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑफशोर होती हैं जो सी बेड के नीचे से हम पेट्रोल निकालते हैं, उसको ऑफशोर बोलते हैं। जैसे बसैन हो गई आपकी, मुंबई हाई हो गई, ये आपकी
ये आपकी ऑफ शोर होती हैं, यानी कि जो सी बेड के अंदर से निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, नाम ध्यान रखना ये अंकलेश्वर। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे जो पुराना तेल प्रोड्यूसिंग जो राज्य है वो है आपका, एक सेकेंड, ठीक है। तो असम जो है वो सबसे पुराना है। ये आप ऐसे समझ लो कि यहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी है ना वो 1901 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये जो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है ये 1901 में स्टार्ट हुई थी, जो इंडिया की ही नहीं एशिया की सबसे पुरानी है। ये मतलब स्टार्ट हुई थी यहाँ पर ऑफिशियली, लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हुई थी वो 1866 में हुई थी। इतना तो वो नहीं पूछेगा, बट ये ध्यान रखना पहली रिफाइनरी कब स्टार्ट हुई थी आपकी डिगबोई में, 1901 में। और ये न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है ये। नहर कटिया ध्यान रखिएगा, और मोरान हुगरीजन, मोरान हुगरीजन, नहर कटिया, डिगबोई, पक्का पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कलोल गुजरात में है, खम्बाट अंकलेश्वर गुजरात में है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टाटीपाका आंध्र प्रदेश में, इसको भी नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़े। मुरान उगरीजन ये सब कहाँ पर है? असम में। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस क्या होती है? तो नेचुरल गैस वहीं जब हम पेट्रोल वगैरह निकालते हैं तो वहीं से आपकी नेचुरल गैस भी निकलती है। नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं, एकदम से जुकाम हो गया है रुको जरा। ठीक है, तो वहीं से निकलती है। इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो मेथेन होता है, ठीक है, जिसको हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं। तो मेथेन इज अ प्राइमरी कंपोनेंट, ठीक है। मेथेन एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है इसका। और ये कितना परसेंट होता है? तो मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मेथेन जो होता है रफली आप ये मान के चलो कि इसमें मेथेन होता है 70 to 90%। इसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इंडियाज मेजर गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन दी मुंबई हाई, जो हमने अभी देखा, एंड लाइट फील्ड्स, वो जो आपके जो भी रीजन है, बसाइन वाला रीजन था वहाँ से, क्योंकि पेट्रोल निकाल रहे हैं तो वो मिलेगा आपको एलाइड फील्ड्स अलॉन्ग विद द अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, क्योंकि वेस्ट कोस्ट में ही विच आर सप्लीमेंटेड बाई फाइंड्स इन द कैम्बे बेसिन। वही जो गल्फ ऑफ खम्बाट है ये आपका, इसी को गल्फ ऑफ कैम्बे एक सेकेंड। ठीक है, एंड द फर्स्ट 17, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और ईस्ट कोस्ट में, अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन दी कृष्णा गोदावरी रीजन। तो ये जो हमारा कृष्णा गोदावरी वाला रीजन है, अब ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है यहाँ पर हमारी कुछ गोदावरी रिवर आती है और यहाँ भी कुछ कृष्णा रिवर आती है। तो इन वाले रीजन्स में भी आपको देखने को मिलेंगे क्या, जो हमारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गैल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, linked Mumbai high and Basin gas fields with various fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India। ध्यान से समझिए, जो नेचुरल गैस होती है उसके बहुत ही डाइवर्स यूजर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, आपका इससे फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं, और वो एक मतलब प्लास्टिक भी बनता है इससे। मतलब मेरे फादर की जो आई थिंक थर्ड लास्ट जो पोस्टिंग थी वो गैल में ही थी,
ये यूपी में ही कानपुर के पास ही औरैया करके एक जगह पड़ती है, गैल पाता पाता है औरैया में वो जगह। तो वहीं पे थी, तो मतलब पापा बताते थे कि वो वहाँ पे नेचुरल गैस आती है, तो ये एचवीजे पाइपलाइन के थ्रू ही जाती है। ठीक है, अब ये जो एचवीजे पाइपलाइन है ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर के नाम पे पड़ा है। हजीरा आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है, हजीरा पड़ता है गुजरात में। जो विजयपुर पड़ता है आपका ये एमपी में, दैट इज़ मध्य प्रदेश में। और जगदीशपुर की बात करेंगे तो ये यूपी में पड़ता है। ये जो एचवीजे पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1986 में। और इसको मतलब कंस्ट्रक्ट करने का जो मेन वो था रोल, वो गैल का था। और गैल भी तभी ही इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आज एक महारत्न कंपनी है। तो एचवीजे पाइपलाइन ध्यान रखिएगा, इंडिया की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। किस साल बनी थी, और हजीरा कहाँ पर, विजयपुर कहाँ पर, जगदीशपुर कहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के हमारे दो प्रमुख तरीके होते हैं, एक तो होता है हाइड्रो और दूसरा थर्मल। हाइड्रो का मतलब होता है पानी के थ्रू, जैसे कि अगर आपको याद हो, ठीक है सर बीड़ी पी लीजिए ओके हो जाएगा। बेटा रितेश सिंह बहुत मार खाओगे तुम, ध्यान रखना। ठीक है, और तुमको आज मैं बता दूं बीड़ी पे एक रील भी मिलेगी, बीड़ी पे एक रील मिलेगी और दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा रील देख के, वो ये बात पक्की है। जब अगर तुम स्ट्रेस्ड होगे ना तो एकदम तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, ये गारंटी है। मतलब मज़ा ना आए तो पैसा वापस टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें हाइड्रो, तो याद करो जो मैंने आपको डैम्स पढ़ाए थे, तो डैम्स मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि डैम्स का काम सिर्फ पानी को रोकने का नहीं होता है, फ्लड कंट्रोल का नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं वो। ठीक है, तभी उनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हम बोलते हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो वाटर को स्टोर रखा जाता है। जब वाटर को स्टोर रखा जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर किया क्या जाता है, ऐसे गेट खोले जाते हैं और वाटर को ऐसे रिलीज़ किया जाता है। और जब वाटर को रिलीज़ किया जाता है तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। यहाँ पर लगे होते हैं आपके बड़े बड़े टर्बाइंस। वो टर्बाइंस क्या करते हैं, जब घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। थर्मल की अगर बात करें तो थर्मल जब हम कोल का या तो यूज़ करें, या तो पेट्रोलियम का यूज़ करें, या तो नेचुरल गैस का यूज़ करें, इसका यूज़ करके अगर हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल हमारा आज का फाइनल टॉपिक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में आता है सबसे पहला न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हम एटम का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उससे न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है इसको न्यूक्लियर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नाभिकीय, हाँ नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे इसको। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा कैसे मिलती है, तो एक्चुअल में इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस चीज़ को कि एक आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है यूरेनियम का, उसमें उसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से हिट करवाते हैं, तो इसमें न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है, परमाणु विखंडन हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। बेरियम और क्रिप्टन बनता है, यहाँ से बेरियम बनता है और क्रिप्टन बनता है, और 3 और न्यूट्रॉन यहाँ पे मिलते हैं। तो क्या किया हमने न्यूक्लियस या फिर हमने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिससे कि क्या होगा, व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और इसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, ये मेजर सोर्सेज हैं। यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो जादूगुड़ा माइन है। कहाँ पर मिलेंगे जादूगुड़ा माइन, कोई बताएगा? जादूगुड़ा माइन ये फेमस हैं यूरेनियम के लिए। इंडिया में मैं आपको बता दूं यूरेनियम उतना ज़्यादा नहीं है तो जादूगुड़ा वगैरह माइंस यहाँ पर झारखंड में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इस तरह की एनर्जी को जनरेट करने के लिए। लेकिन थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ द थोरियम। और कहाँ पे मिलता है थोरियम? केरल, तमिलनाडु के जो कोस्ट है, तट है, वहाँ की जो सैंड है, मोनाजाइट सैंड, वो थोरियम बहुत ज़्यादा है उस सैंड में। लेकिन है क्या कि थोरियम से इस एनर्जी को प्रोड्यूस करना उतना अभी जो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से उतना फीजिबल नहीं है, उतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो आज भी हम ज़्यादातर यूरेनियम का ही यूज़ करते हैं। झारखंड में है बिल्कुल, ठीक है, तो आई थिंक मैंने बता भी दिया झारखंड में। क्लियर इतनी चीज़। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने मैप लगाया था, कहाँ गया मैप यार,
ये तो धोखा हो गया, इसमें मैप लगा था वो गायब हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी हम वो भी करवा देंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी पे आते हैं। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी क्या होती है, ये भी हमारी नॉन कन्वेंशनल होती है। यहाँ पर फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, ये सिलिका लगा होता है आपका, सिलिकॉन, ठीक है। दो तरह का ये आपका देख रहे होंगे, ब्लू कलर का, ज़्यादातर आपने ब्लू कलर के देखे होंगे। एक ब्लैक कलर का भी आता है, वो ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि ज़्यादा मतलब उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है इसलिए। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ पे सिलिकॉन लगे होते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी की अगर बात करेंगे तो उन कंट्रीज़ में ज़्यादा, क्योंकि इंडिया इज़ अ रिच, मतलब सनलाइट है ना भाई, और सनलाइट का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो ज़ीरो होता है। ऐसा नहीं कि सनलाइट हमने ले ली, आज ले ली तो कल नहीं ले पाएंगे, वो एक आता जाता है, मतलब कि हम चाहे जितना यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होगा। और ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ कर लें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कोल है, कोयला है भाई, हम यूज़ कर लें तो ख़त्म हो जाएगा, बनने में लगते हैं लाखों साल, और जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं धका धक उस हिसाब से कोल ज़्यादा बचेगा नहीं। इसलिए हमें इन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ रहा है आजकल, और क्योंकि आजकल होना पड़ रहा है तो इसलिए इनको नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए इंडिया ने एक फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो ज़रा बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आजकल तो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, है ना। आपने सुना होगा पीएम सूर्य घर स्कीम के बारे में, कि आपको मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। तो क्यों रखा है, सो दैट कि एनर्जी जो इससे प्रोड्यूस की जा रही है, बाकी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके। अब आप घर के ऊपर आप अपने लगवा लेंगे सोलर पैनल, तो उससे क्या होगा, आपके बहुत सारी जो काम हैं वो तो सोलर एनर्जी से ही हो जाएंगे, आपको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो ज़्यादा एनर्जी होगी वो आप सेल भी कर सकते हैं डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। गुरुग्राम में है, बिल्कुल आज होगा वो फिजिक्स वाला वन शॉट, आज हो जाएगा, ठीक है, गुरुग्राम में। देन आते हैं विंड एनर्जी पे। तो इंडिया हैज़ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन दी तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। मतलब जो लिखा है ना उसको रट लेना, बस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जितना लिखा उसको रट लेना। तो विंड एनर्जी क्या है भाई, विंड एनर्जी हवा चल रही है, उससे ये जो चक्के हैं ये बड़े बड़े से, बहुत बड़े बड़े से होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, घूमते हैं, ठीक है। जब मैं गया था, वैसे तो मैंने पहले भी देखे थे, लेकिन तिरुपति जो मंदिर है ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। और बढ़िया है क्योंकि उतना स्पेस भी ये नहीं वो ऑक्यूपाई करते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हवा की भी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो होती है। तो ये भी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आज हवा का यूज़ करके तुमने चला लिया तो कल हवा कम मिलेगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, सिंपल। ये भूलना मत, नागरकोइल टू मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु में ही हवा चलती है, और भी रीजन्स हैं हमारे जहाँ पे बहुत जोर की हवा चलती है, मतलब जहाँ पे अच्छा खासा वो हमें प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो रीजन है वो भूलिएगा नहीं जो लिखा है, टाइडल एनर्जी। अब टाइड्स हम पढ़ चुके हैं क्यों आती हैं, टाइड क्यों आती हैं, टाइड होती क्या है। टाइड आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी वाटर। समुद्र के पानी में पीरियोडिक का मतलब ऐसा ये होता है कि ऐसा नहीं कभी भी आ गई और कभी भी हाई टाइड आ गई, कभी भी लो टाइड आ गई, नहीं। हमें पता है कि भाई 24 घंटे और 50 मिनट में 2 हाई टाइड 2 लो टाइड आपको देखने को मिलेंगी, वो मिलेंगी ही मिलेंगी 24 घंटे और 50 मिनट में। तो टाइड्स होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं कि टाइड 2 तरह की होती है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। जरा बताओ किसमें हाई टाइड ज़्यादा हाई होती है, लो टाइड ज़्यादा लो होती है, किस तरह की टाइड में। तो टाइडल एनर्जी की जब मैंने चर्चा करी थी वहाँ पर, तो हमने पढ़ा था कि ये आती है जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल होता है, किसका, मून और सन का। हम मून को पहले रखते हैं क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सन का थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। और होता क्या, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मून है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर सन भी है, तो इसको पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई टाइड आएगी और एक हाई टाइड यहाँ पर भी आएगी। यहाँ पर हाई टाइड क्यों आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और तीनों एक लाइन में है तो ये स्प्रिंग टाइड कहलाती है। और जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उसको नीप टाइड बोलते हैं। इस पर सीजीएल में इसी बार सवाल भी आया, इसी बार, ठीक है, आप चेक करिएगा। तो उसको स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड बोलते हैं, शायद
पता नहीं, आई थिंक 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था, देखिएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड वो तो खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइडल एनर्जी तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो ऐसे फनल शेप के हमारे कोस्ट होते हैं, तट, ऑब्वियस सी बात है, तट में ही, कोस्ट में ही इस तरह की एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है उस, ठीक है। तो जो फनल शेप के होते हैं, जैसे इंडिया के कोस्ट में हम बात करें, ये है आपका कौन सा गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बाट है ये, ठीक है, इस तरह से ना कुछ, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है और गल्फ ऑफ कैम्बे फिर खम्बाट है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि फनल शेप के हैं तो टाइड, हाई टाइड ज़्यादा हाई होगी और लो टाइड ज़्यादा लो होगी, तो उसकी वजह से टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए पोटेंशियल यहाँ पर साइट है। ओशनिक टाइड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वही आपकी टाइडल एनर्जी होती है। कमिंग ऑन टू द लास्ट, and that is I think second last है geothermal energy. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अंदर से कैसे हीट आ रही है, तो आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है, फिर यहाँ बताया था यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है, या फिर जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो हीट जो है, गर्मी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है ना, पता है, जिसके ऊपर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट स्लाइड करती है। होता क्या है कि कई बार जब बहुत अंदर से पानी निकलता है नेचुरली, खासकर ये हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी की जो साइट होती हैं, अभी मैं आपको समझ में आएगा कैसे। तो जब नेचुरली पानी निकलता है किसी स्ट्रीम के थ्रू, कोई रिवर है, छोटा सा लेक है, तो वो जब किसी रॉक के कांटेक्ट में आ जाती हैं, चट्टान के, और वो रॉक बहुत अंदर थी और वो बहुत गर्म रॉक है और अंदर कितनी ज़्यादा हीट है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जब उस रॉक के कांटेक्ट में वो पानी आ जाएगा तो बहुत ही खौलता हुआ पानी निकलता है, और जब वो निकलता है तो भाप के तौर पे, स्टीम के तौर पे निकलता है, और उस स्टीम का यूज़ किया जा सकता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे तो बहुत पोटेंशियल साइट्स हैं इंडिया में, लेकिन 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। वन इज लोकेटेड इन दी पार्वती वैली हिमाचल में, मणिकर्ण में हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है पूगा वैली लद्दाख में। भूल मत जाना, नहीं तो सही बता रहे हैं, सपने में आके तुम्हें हम डराएंगे बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें भूल गए पार्वती वैली। अरे 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 अरे, ठीक है। तो एक तो ये पार्वती वैली है कहाँ पे, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली है लद्दाख में। मैं फिर बता रहा हूँ, भूल गए ना, सपने में आके डराएंगे फिर तुम्हें हम। जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के इंटीरियर से हीट आ रही है। एंड द लास्ट इज बायोमास। बायोमास क्या है, तो बायोमास का मतलब है कि जो भी सड़ रही हैं चीज़ें, जो भी वेस्ट हैं, जो भी क्या है, श्रब्स हैं, फार्म वेस्ट है। फार्म वेस्ट का मतलब होता है जो गोबर वगैरह होता है हमारे जानवरों का। एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट हो गए, ठीक है। फार्म वेस्ट में मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट भी आएगा। टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम डोमेस्टिक, फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। इसको रूरल एरियाज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले भी होता था, अभी भी होता है। बायोगैस क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े से ऐसे होते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये सब वेस्ट डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में इसको क्या करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं। एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं इस चीज़ को, जिसके थ्रू इसको जनरेट किया था। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको क्या करवाएंगे, डिकम्पोज करवाएंगे, और जब डिकम्पोज करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बायोगैस बनेगी बायोमास से। बायोमास वो हर चीज़ जो फार्म वेस्ट है, ठीक है, पेड़ पौधे, काऊ डंग हो गया, ठीक है, जो भी आपका ये होता है, तो ये सब को जब डाल देते हैं तो उसको बायोगैस बनती है। इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है अगेन मेथेन ही होता है, CH4, लेकिन कम क्वांटिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस। लगभग आप ये मान के चलो 55 से 70% होती है। इसके बाद CO2 भी इसमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाती है। तो नेचुरल गैस जैसी तो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, लेकिन इसकी थर्मल एफिशिएंसी केरोसिन यानी मिट्टी के तेल, डंग केक जो होता है, डंग केक मतलब जो कंडा वंडा हमारे यहाँ बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ भी पता नहीं कुछ बोलते ही होंगे, हो सकता है कंडा ही बोलते हो, चारकोल, इन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोज करवाते हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर द प्लांट्स, प्लांट का मतलब है ये जो बड़े बड़े मैंने बताया नहीं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस के प्लांट इन रूरल इंडिया। ठीक, खत्म होता है लेक्चर। किसी कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, और अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे खट 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 होंगे।
गोईठा बोलते हैं, जैसे तुम्हारे गोईठा बोलते हैं, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं। गोबर से जो बनता है ना, गोबर से सुखा के जो बनता है जिससे कि फिर गांव वगैरह में खाना वाना बनाया जाता है, उसको कंडा बोलते हैं। आज भी कंडा अभी भी यूज़ होता है। जैसे अभी हवन वगैरह हो, जैसे मम्मी पूजा वूजा करती है तो कंडे से ही, कंडे की आग ही जलाती हैं। अभी भी कंडे रखे हैं बोरी भर के हमारे यहाँ पे, जैसे गाँव में होते हैं ना तो वहीं से ले आते हैं। उपले बोलते हैं, हाँ उपले भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे उपले नहीं बोलते हैं, कंडा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। चन्ना केटला है क्या? चलो तो अभी क्वेश्चंस कर लें कुछ। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा छूटा उटा था क्या कुछ? कहीं पे कुछ ऐसा मैंने बोला था। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो मैंने बोला था कि पिक्चर लगाने के लिए। वैसे तो मैं केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाऊँगा, तो वहीं पे मैं आपको पढ़ा दूँ क्या? क्योंकि फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दो दो जगह है वो चीज़, एक ही जगह हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक ही जगह रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो या तो लिख लो अभी, ठीक है, एक सेकेंड लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ। तो पहला था तारापुर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था, ठीक है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब कमीशन हुआ था ये? 1969 में, ठीक है। तारापुर सबसे पहले, क्लियर। यहीं पे ही न्यूक्लियर रिएक्टर जो सबसे पहला है वो कमीशन किया गया था, अप्सरा। ये देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। और किसको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया बोलते हैं? फादर किसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंडिया में? न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो ये बोलते हैं होमी जहांगीर भाभा जी को, है ना। फिर दूसरा आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में आ जाते हैं, ठीक है, साउथ में से स्टार्ट करते हैं। एक तो कुंडनकुलम, कुंडनकुलम ध्यान रखिएगा, और एक है आपका कलपक्कम। कलपक्कम जो है ना, इस सब, कुंडलकुलम जो आपका सबसे लेटेस्ट है, और जो कलपक्कम है यहाँ पर अभी रिसेंटली एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी एनर्जी, जितनी फ्यूल का कंजम्पशन करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, उससे ज़्यादा फ्यूल को प्रोड्यूस कर देता है। होता ये है कि इसमें हम जो यूरेनियम है ना, 235 को मेन फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, और 238 से इसकी आउटर वो कर देते हैं। तो जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो वो 238 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो और यूरेनियम 235 जनरेट करता है, ठीक है। तो 238 235 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है उससे ज़्यादा तो वो फ्यूल को बना देता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी इंस्टॉल हुआ है। पीएम मोदी जी अभी इसमें फ्यूल इंस्टॉलेशन के लिए गए थे, देखने गए थे अभी कुछ महीनों पहले। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। दोनों कहाँ पर हैं आपके? ये दोनों आपके पड़ेंगे तमिलनाडु में, ठीक। चौथे पे आते हैं, ये है आपका कलपक्कम हो गया, कैगा कर्नाटक में, ठीक है, कैगा हो गया। नरोरा हो गया, ये यूपी में है। और आपका रावत भाटा हो गया, ठीक है, रावत भाटा हो गया। और एक और ककरापार, ठीक है। तो ककरापार ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। और ककरापार आपका गुजरात में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, पहला कौन था और लेटेस्ट कौन है? लेटेस्ट आपका कुंडनकुलम है, और जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था दैट वाज आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। करिए, पहला क्वेश्चन करिए। सर हाइड्रोजन किस में आएगा? मतलब वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं, टर्शरी कोल्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो टर्शरी कोल का मतलब है जो बहुत पुराना नहीं है। मेघालय, ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्शन फेज 2024।
कोडरमा गया हजारीबाग, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट इज ऑल्सो नोन फॉर दी बॉक्साइट। ना 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 ना, ये बात हो रही है झारखंड वाले रीजन की, ये बात हो रही है नदर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटिव की। बॉक्साइट तो उड़ीसा, कॉपर तो मलज खंड एमपी, हाँ खेतड़ी राजस्थान, ये तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, माइका हो जाएगा इसका, जिसको हम इलेक्ट्रिक वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन फेज 2024, अगेन सिलेक्शन फेज 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कोल फील्ड इन इंडिया। मेजर कोल फील्ड कौन से हैं? झरिया रानीगंज, झुंझुनू अलवर, कोयम्बटूर मदुरई, सतारा पुणे। कौन सी हैं आपके मेजर कोल फील्ड कौन सी हैं? तो ध्यान रखना मेजर कोल फील्ड की बात हो रही है। सतारा पुणे का कोई लेना देना था इससे? नहीं था। कोयम्बटूर मदुरई पढ़ा था? नहीं पढ़े थे। झरिया रानीगंज बोकारो, ये सब क्षेत्र हैं। बोकारो धनबाद झारखंड में, ये सब। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, नाल्को इज एन इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो नाल्को एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किससे एसोसिएटेड है? बॉक्साइट से। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जरा बताइए कौन सा स्टेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन। लिग्नाइट के लिए कौन जाना जाता है? एसएससी जेई 2024। देख सकते हैं, तालचर उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नेवेली। ऑप्शन नंबर ए खत्म। अब कोई क्वेश्चन नया लग रहा है आपको? तो बॉक्साइट ये आपका उड़ीसा में सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। इन विच स्टेट इज द बरौनी कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड। ये लोग कहाँ पे? बरौनी। तो बरौनी ध्यान रखना है बिहार में, तो इसको नोट कर लेंगे वहीं पे। जो आपका कोल बेस्ड पावर स्टेशन है ये बरौनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये नई चीज़ हमें मिली कि बरौनी कहाँ है? बिहार में। विच कोल इज लो ग्रेड ब्राउन सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट। लो ग्रेड है ब्राउन कोल। ब्राउन कोल कौन था भैया? मेटलर्जिकल तो एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस थे। एंथ्रेसाइट और जो बाइट्यूमिनस है इनको मेटलर्जिकल कोल या फिर कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं। ठीक, लिग्नाइट हो जाएगा सिंपल। ब्राउन कोल है और लिग्नाइट कहाँ पर? नेवेली तमिलनाडु। झारखंड छत्तीसगढ़ आर रिच विद गोल्ड। गोल्ड में तो पड़ता है कर्नाटक। पेट्रोलियम में तो यार मुंबई हाई हो गया, बसाइन हो गया, अंकलेश्वर हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं आपके ऑन शोर ऑफ शोर। सिलिकन नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, सॉरी कोल। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लिथियम का मुझे बताना, लिथियम का भी नोट कर लेना, बिकॉज कभी कभी न्यूज़ में रहता है लिथियम भी, उसको भी देख लेंगे। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवमोगा इज दैट इज फेमस फॉर इट्स आयरन और मैंगनीज मिनरल इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है जो कि आयरन और मैंगनीज के लिए फेमस है? तो कहाँ पर हो सकता है ये? तो ये आपका कर्नाटक में। तो ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए नया है कि शिवमोगा कहाँ पर है। शिवमोगा है कर्नाटक में, जो कि आयरन और मैंगनीज मिनरल के लिए फेमस है। वैसे मैंगनीज में टॉप मोस्ट है आपका मध्य प्रदेश। मुंबई हाई रीजन इन दी अरेबियन सी इज नोन फॉर द माइनिंग ऑफ। मुंबई हाई रीजन किसके लिए माइनिंग के लिए? तो मिनरल ऑयल जो होता है इसी का तो माइनिंग करवा रहे थे ना। यहाँ पे अंटकेश्वर था, मुंबई हाई था, ये बसाइन आपकी जगह थी। यहाँ पर डिगबॉय था, मोरानोगरी रीजन था, और आपका कौन सा था? मोरानोगरी रीजन था, डिगबॉय था, और कौन सा बताया था? टाटीपाका। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सी बताई थी? यहाँ पर मैंने एक और आपको दिमाग से जा रहा है एकदम, असम में द गोवा एंड नोआ मुंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा एंड नोआ मुंडी अगेन लिखवा चुका हूँ मैं आपको। गोवा नोआ मुंडी किस में? आयरन ओर में, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी। नहर कटिया, हाँ नहर कटिया ध्यान रखना, ये आपके असम में। पंचपट माली डिपॉजिट इन कोरापुट, अगेन पंचपट माली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? उड़ीसा में। किसके लिए? उड़ीसा किस में आता है? बॉक्साइट में टॉप पे आता है उड़ीसा। ठीक है सर, नाले से गैस भी बन जाती है, मोदी जी ने बोला था। हाँ, क्योंकि वही होता है वहाँ पर भी सर। जैसे आपने सुना होगा कि एक सुना होगा ना कि जो हमारे साफ़ करने जाते हैं चैम्बर, डेथ हो जाती है, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं, सफाई करने जाते हैं। या फिर कभी कभी दैनिक जागरण जैसे अखबारों में पढ़ोगे, साइड में लिखा हुआ है कुएं में 2 बच्चे गए, कुएं में 2 लोग कूदे, मृत्यु हुई, उनकी डेथ हो गई जहरीली गैस निकलने की वजह से। तो जहरीली गैस वो मेथेन ही होती है। क्योंकि हो क्या रहा होता है वहाँ पर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, चाहे वो सीवर लाइन में हो, यही हो रहा होता है। क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर कुएं की बात करें तो वहाँ पर जो घास फूस ये सब का एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा होता है वहाँ पर, इसलिए। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2020 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज पे कौन टॉप पे आएगा? एम से मैंगनीज, एम से मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट को, लिग्नाइट नेवेली, तमिलनाडु। खत्म। अभी तक 14 क्वेश्चन कही हैं, 2 ही क्वेश्चन ऐसे में मिले हैं जो नई चीज़ हमें मिली है, बाकी सब पढ़ चुके हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, भैया कॉपर का पूछ रहा है, बालाघाट होगा, मलजखंड, ठीक है, मलजखंड है मध्य प्रदेश में, बालाघाट, ठीक है। और राजस्थान में कौन सी? खेतड़ी माइन है राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पिट कॉपर माइन, कॉपर माइन कौन सी है सर? सिंहभूम, ये सब तो यार किस में आती हैं, खुद ही सोचो, आयरन में आ रही हैं। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर ये आपका आ रहा है कर्नाटक में, सिंहभूम आपका आ रहा है झारखंड में, बस्तर आपका आ रहा है छत्तीसगढ़ में। ये सब किसके लिए फेमस हैं? आयरन ओर के लिए, आयरन ओर के लिए। मलजखंड हो जाएगा एमपी के लिए। अब ओपन है कि क्लोज है वो हमें नहीं पता, तो भी हम आराम से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज निक नेम्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किसको बोलते हैं? सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, इसलिए रूर प्लेट्यू इसको जानते हैं, रूर स्टेट। व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज फॉर द अर्थ का इंटरनल हीट इंजन, तो अर्थ का इंटरनल हीट इंजन मतलब कौन सा एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, हो रही कि नहीं हो रही जियोथर्मल एनर्जी? तो जियोथर्मल एनर्जी, अच्छा ये पूछ रहा है कि अंदर की हीट कहाँ से निकलती है। अब ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इस लेक्चर में तो नहीं पढ़ाया है मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया जहाँ पर एस्थेनोस्फीयर इन सब के बारे में पढ़ाया था मैंने, याद आया आपको? बताइए जल्दी से, अभी तक आंसर आया नहीं है। 18th और क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओशिनिक टाइड नहीं, याद करो पहले पूछा गया था अल्फ्रेड वेगनर से, तो वेगनर बोल रहे थे कि पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से होता है, लेकिन ये बात गलत प्रूव हो गई जब आर्थर होम्स ने बताया था रेडियोजेनिक यानी रेडियो एक्टिविटी जो हो रही है अंदर, और प्रीमॉर्डियल हीट मतलब पहले से जो हीट मौजूद है वो, और जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, आर्थर होम्स ने बताया था इसी की वजह से हमारी प्लेटें मूव कर रही हैं। तो अर्थ का इंटरनल हीट इंजन इन 2 चीज़ों की वजह से चलता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बैला डीला, बैल है ना, हम्प ऑफ ऑक्स की तरह ये माइन दिखती है छत्तीसगढ़, किसके लिए फेमस है? बैला डीला। तो बैला डीला याद करो, आयरन ओर के लिए जो हमारे 4 मेजर बेल्ट थे उसमें एक बैला डीला वाला भी था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सीमेंट, सिलिका सीमेंट में कितना होता है? तो सीमेंट में आपको हमने पढ़ा था, सीमेंट में लाइमस्टोन का भी यूज़ हो रहा था, ठीक है, लाइमस्टोन का भी। इसमें सिलिका होता है कितना? लगभग 17 से 25% होगा सिलिका, थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप ज़्यादा है। तो एक तीसरा नया क्वेश्चन था हमारे लिए 20 क्वेश्चन में। गल्फ ऑफ खंबाट जो है, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, या आइडियल कंडीशंस किसके लिए है? ये विंड के लिए, थर्मल के लिए, टाइडल के लिए, फिर सोलर के लिए। अभी अभी पढ़ा है सर, टाइडल के लिए हाई टाइड ज़्यादा हाई होगी, लो टाइड ज़्यादा लो, क्योंकि यहाँ पर फनल शेप है ना, इतना फनल टाइप शेप है ये, इसलिए टाइडल एनर्जी के लिए होगा। विच स्टोन कुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स लाइक आयरन इनटू गोल्ड, आयरन वगैरह को सबको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ये करता है आपका फिलोसोफर स्टोन। एक ऑल केमिस्ट करके मतलब इनको बोला जाता है जो ये काम करते हैं, ऑल केमिस्ट, जो ये आयरन वगैरह को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं फिलोसोफर स्टोन का यूज़ करके। करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर का ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ दैट द प्रूवन कोल रिजर्व्स डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो ये बात तो सर तय है कि झारखंड तो लास्ट में नहीं हो सकता है कोल के मामले में। क्या झारखंड को लास्ट में रखोगे? ये अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि आपको माफ़ नहीं करेगी कभी, मतलब सृष्टि नेचर वाली सृष्टि की मैं बात करूँ। तो ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। झारखंड अगेन, झारखंड इतना भी दूर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए या सी, झारखंड से शुरुआत होगी, झारखंड के बाद उड़ीसा आएगा, देन छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज मध्य प्रदेश में ना के बराबर कोल रिजर्व्स हैं। 24th, विच इज़ दी ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आसान है, ये भी मैंने बताया। 1901 में पहली ऑयल रिफाइनरी खुली थी असम में, दिग्बोई, ठीक है, डिगबोई हो गया, नहर कटिया हो गया, मोरान उगरीजन हो गया, ये सब कहाँ पर? असम में। टाटीपाका कहाँ पर है? टाटीपाका आंध्र प्रदेश में है। कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? कवास थर्मल पावर स्टेशन मतलब जो कोल से एनर्जी को जो हीट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट करते हैं, कवास है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। मेन मिनरल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, को तो हमें पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा का बना हुआ है जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है,
ठीक है। और या फिर जो मैंटल है ओशनी क्रस्ट पूछ ले या फिर मैंटल, ठीक है। तो सीमा के बने हुए हैं। अच्छा, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है? हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है भूपर्पेटिस में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल मिलता है और कौन सा एलिमेंट मिलता है? एलिमेंट भी बताओ और मेटल भी बताओ। फेमस हीराकुड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो हीराकुड हमारा एक डैम भी है, लॉन्गेस्ट डैम महानदी रिवर पे, ये उड़ीसा में सिचुएटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रस्ट में हमने पढ़ा था ओ सियाल, ओ ऑक्सीजन कितना है 46.6%, और एल्यूमिनियम इसमें सबसे ज़्यादा मेटल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस कोल इन इंडिया? इनमें से कोल कौन नहीं प्रोड्यूस करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात या झारखंड? झारखंड करता है, उड़ीसा भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, गुजरात नहीं करता है। देख रहे हैं, आसान आसान से हैं। विच स्टेट अमंग दी फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड ओर? गोल्ड ओर के सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं रिजर्व्स? तो सर गोल्ड ओर के सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा, एक यूरेनियम की ओर होती है, ध्यान रखना, उसको नोट कर लेना, यूरेनियम वाले जगह में नोट्स में मैं ऐड करवा दूंगा। उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। इसका फॉर्मूला होता है UO2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पिच ब्लेंड, उसका मैं वहाँ पे नोट करवा दूंगा चीज़ को। एंड द लास्ट इज 30th क्वेश्चन, नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। अब यही सेम लाइन थी कि नहीं जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाई थी, लिखवाई थी? ठीक है, बिल्कुल। KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड है, और हुट्टी गोल्ड माइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, बात बिल्कुल सही है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, वही सेम लाइन है कि नहीं जो मैंने आपको बताई थी, लिखवाई थी? ये भी सही है। लिग्नाइट लो ग्रेड कोल है, बिल्कुल सही है। हाई मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड, लिग्नाइट कोल नो। ठीक है, मेटलर्जिकल कोल होता है आपका क्या? एंथ्रेसाइट मेटलर्जिकल कोल होता है, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है, जिसको कि हम कोकिंग कोल भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो हैं आपके, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। देन अब किसी कोई डाउट हो तो बताइए, और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। ज्योग्राफी के हमारे 2-3 लेक्चर्स और बाकी है, जिसमें कि हमें एक तो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास करनी है, एक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स वाली क्लास करनी है, यानी 2 तो हैं ही। तो आज 28 तारीख है, 29, 30 है ना, 31 को तो आई थिंक दिवाली है। तो आई थिंक दिवाली तक हमारे सब खत्म हो जाएंगे, और दिवाली बाद विल स्टार्ट दी न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, अनएबल टू फाइंड योर ऐप इन iOS। दीप जी, iOS के लिए नंबर जो है ना, ये नंबर जो हमारी टीम का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, इस पर आप मैसेज कर देना कि मुझे आप आईफोन का लिंक दे दो। ठीक है, दिस बैच इज़ फॉर CAPFAC, काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी इससे। ठीक है, और इस बैच के अंदर कंप्यूटर भी डलवा दिया गया है। एंड येस, इस पर कोई सच दिवाली डिस्काउंट मैं आपको बता दूं, कोई अब उसके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज डिस्काउंटेड ही चल रहा है। हाँ, दिवाली के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो प्राइस आप देख पा रहे हैं ये ज़रूर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल प्राइस जो है बैच का, ये 999 जो दिख रहा है, इसका 1199 है, मतलब 1200 है, और ये जो 1200 दिख रहा है इसका 1500 है। तो ये वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक दिवाली तक ऑफ़र है कि आप इस प्राइस पे अगर बैच लेना है तो आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास, कंप्यूटर की क्लास, नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी अगर आपका बन रहा है यहीं से लाइव क्लास से, तो लाइव क्लास से ही करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉलिटी होगा, गौरव जी, वो अपडेट उसमें नहीं आता है, बुक आती है सीधे, है ना, ज्ञान वर्ल्ड पे। ये तो याद नहीं होता है, जैसे नहीं याद नहीं होता। देखो, शुरू में जो खासकर बिगनर्स, उनको याद करने की दिक्कत तो आएगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने पीक टाइम पे, मॉर्निंग का हो सकता है खासकर, जब भी आपको लगे तो वहाँ पर कोशिश करिए कि याद करने वाला सिलसिला रखें। सैटरडे संडे इसीलिए मैं ऑफ दे रखता हूँ, सो दैट कि आप रिवाइज़ कर सकें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिवाली की अगर जो छुट्टी वगैरह होगी तो 3 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ों को समेटने की कोशिश करिए, रिविज़न करिए। जब तक चीज़ें रिवाइज़ ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़िए, है ना। छुट्टी कब से करें छुट्टी, बताओ। कब से छुट्टी कर दें? क्यों, कब से छुट्टी कर दी जाए? 31st की आई थिंक दिवाली है ना, 31st की दिवाली है ना।
ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है मोस्टली। वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, देखो वाटरवेज का तो यार वही 3 वाटरवेज ही प्राइमरली पूछता है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। हाईवेज वगैरह भी कर ही लेंगे, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह हैं, ये सब है ना। स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 2025 फॉर दो स्टूडेंट हु हैव आल्सो कॉलेज एग्जाम्स इन दिसंबर एंड देन में प्लीज़ सर। प्रियंका जी मैंने डाल रखा है स्ट्रैटेजी तो 2025 वाला, स्पेसिफिकली आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहे हैं तो देखते हैं। एक दिन का, अच्छा 29 टुमारो, अच्छा कल से ही तुमको छुट्टी चाहिए? कल से तो छुट्टी नहीं होगी, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे तब होगी, ठीक है। 31 को, ओके। एक को भी तुम लोग को चाहिए ही होगी, क्यों? दिवाली और दिवाली के अगले दिन वाली चाहिए होगी तुमको छुट्टी। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, गंदी वंदी चीज़ें होती हैं सब छुट्टी उट्टी तो। छठ पूजा तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है ना, वो 5 दिन तक चलता है शायद। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर ज़्यादा हो जाएगा यार। अच्छा आज कौन सा दिन है? मंडे ना। 29 को होगा ट्यूसडे, 30 को होगा वेडनेसडे, 31 को होगा थर्सडे। 31 थर्सडे, 1 फ्राइडे, 2 सैटरडे, 3 संडे, ओके। तो 3 तक ही हो जाएगी फिर मेरे हिसाब से, है ना। संडे तक तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन ये है कि भाई ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। अगर मुझे लगा कि 3 को क्लास लगानी है संडे को, ऐसे कुछ सैटरडे को, तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। थर्सडे को दिवाली है, फ्राइडे को भाई दूज होता है, आई थिंक 1 तारीख है उस दिन, ठीक है। 2 तारीख को मैं लगा दूंगा। सर ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कब आएगी? कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता। आकाश जी जल्दी आएगी, जल्दी आएगी, ठीक है। अभी तो आपके पास नोट्स हैं, बाकी जिन लोगों को अगर बुक लेनी है तो रुक जाइए अभी, ठीक है। आई थिंक प्री ऑर्डर्स तो चल रहे हैं अमेज़ॉन पे, प्री ऑर्डरिंग बुक की। तो क्योंकि दिवाली में काफ़ी सब बिज़ी माहौल रहता है, वर्कर्स की भी अनअवेलेबिलिटी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिवाली बाद ही आपको वो डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, प्री ऑर्डर करेंगे तो। बाकी ऑफलाइन भी कोशिश है जल्द से जल्द अवेलेबल हो, ठीक है। 1.5 मिलियन हो गए सर। बेटा 1.5 मिलियन नहीं हुए, 1.05 मिलियन हुए हैं वो अभी। इतनी जल्दी 1.5 करवा दोगे क्या? क्या 29 क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? ट्वेंटी नाइन में तो सही यार, कर्नाटक ही होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल। कल शायद देखते हैं तो वर्ल्ड मैपिंग ही करेंगे, या तो फिर नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स कर लेंगे, जैसा ठीक लगेगा, ठीक है। थैंक यू।